हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज 21 नवंबर 2020 है। आज का डे है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 1996 21 नवंबर से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ओर से ये अभी तक वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में हम सब जानने के लिए बहुत उत्सुकता से साथ हम रहते हैं। जब हम भारत में बात करते हैं, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इन सब के लिए भारत में एक लॉ बनाया गया था जो कि एक भारत के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में एक लैंडमार्क लॉ भी माना जाता है और जिसे कि हम टेंथ शेड्यूल के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली 10th शेड्यूल है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि हर एक वीडियो में मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कुछ शुरू करूंगा। आप जैसे जानते हैं कि भारत के संविधान पहले से ही इन सब के बारे में, एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये लिखा गया था भारत के संविधान में। लेकिन ऐसा जरूरत क्या पड़ा जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा? भारत जब स्वाधीन हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, अगस्त 15 से 1967 तक एक ही पार्टी का मेनली रोल था। वैसे तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 को हुआ था, लेकिन 1967 तक ऐसा कोई थे ही नहीं जो कि कांग्रेस के मेजर ऑपोजिशन में खड़ा हो सके। 67 से थोड़ा इन दोनों यहाँ पे एक जो बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो, बिगिनिंग ऑफ द कोएलिशन इरा का 1967 से एक बिगिनिंग होता है। 1967 में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इंदिरा गांधी। उसी वक्त से कोएलिशन इरा शुरू होता है, माना जाता है। जब हमारे 1967 से 1971 तक पूरे भारत में 1967 से, ध्यान रखिएगा, 1967 से 1971 तक 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड 1900 एमएलए डिफीटेड। एक्चुअली ये क्या हुआ था कि जो पहले थे ये लोग जो बोलते हैं कि ज्यादातर हारते चले गए, तो ये ऐसे ही हुआ था 1967 से 1971 के बीच। उस वक्त पे 1967 में एक हरियाणा के एमएलए रहे थे जिनका नाम था गयालाल। आज के डेट में इसीलिए बोला जाता है आया राम गया राम। ये कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटिक्स में लगा रहता है कि ये वर्ड भी हम सुनने के लिए मिलता है। तो ये गयालाल जो थे, हरियाणा के एक एमएलए थे, ये क्या किए, एक दिन में तीन पार्टी बदल दिए। तो इसके तहत फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर ऐसे ही जो बोलते हैं कि एमएलए एमपी पार्टी बदलते रहे ये। तो उस वक्त भारत सरकार सोचे कि पार्लियामेंट सोचा कि ऐसा कब तक रहेगा, जो कि राजीव गांधी के वक्त पे ये रूल लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को मार्च 1 तारीख को ये रूल लाया जाता है, जिसका नाम है 10th शेड्यूल, जो कि हम ज्यादातर जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले से एमपी एंड एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सा आर्टिकल था, ये पहले जान लेते हैं। आर्टिकल 101, आर्टिकल 102 एमपी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 190 एंड 191। ये जो था कि सिर्फ राज्यों के विधानसभा एंड विधान परिषद के लिए ये था। तो इसके तहत पहले ही ये 4 लॉ को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया ये एंटी डिफेक्शन के थ्रू में। मतलब कि ये एंटी डिफेक्शन इसे कवर कर दिया। जैसे कि ये 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में जो हमारा आया 10th शेड्यूल,
कब आया? मार्च 1 1985 को, जिसे कि हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पार्लियामेंट अब खुद ये किया कि उस अमेंडमेंट में 52nd अमेंडमेंट में कि ये जो हमारे संविधान है उसके तहत जो एक 1/3 मेंबर हैं, चाहे जो बोलते हैं कि पहले से ही मैं बोलता हूं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, वो और एक पार्टी में जाकर मिलना चाहता है तो उसे डिस्क्वालिफाइड माना जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ऐसे ही था। 85 के बाद पे जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया, ये बोला गया अगर 1/3 मेंबर 100 में से अगर 33 मेंबर जाके और किसी से मिल जाते हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। इसी कॉन्सेप्ट को मतलब कि 33 ये एंटी डिफेक्शन मतलब डिफेक्शन का मीनिंग है कि स्विच वन पार्टी डिफेक्शन। अगर जो बोलते हैं कि एक पार्टी से स्विच ऑफर टू वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इसे बोला जाता है डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन इसका ये नहीं कि ये जो बोलते हैं कि इसे ये डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, कि उस एमएलए हो या एमपी हो उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा डिफेक्शन के तहत। यहां पे 85 में क्या किया गया, अगर 1/3 मेंबर अगर जाकर एक साथ निकल जाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आएगा। तो इसे बोला गया। इसी चीज को, इसी बात को 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसमें बोला गया कि ये 1/3 कॉन्सेप्ट अब नहीं चलेगा, अब चलेगा 2/3 कॉन्सेप्ट। 2/3 कॉन्सेप्ट विथ मर्जर। ये क्या है 2/3 कॉन्सेप्ट एंड मर्जर? सपोज आप पकड़ लीजिए 100 में से 66 मेंबर एग्री हो गए उसी पॉलिटिकल पार्टी के। एग्री ये नहीं है कि जो बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, सिर्फ एग्री है कि इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पार्टिकुलर पार्टी डिसाइड टू मर्ज विथ अनदर पार्टी, अगर एग्री हो जाते हैं तो ये भी डिस्क्वालीफाई एक्सेशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आता है, मतलब कि ये भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये 91st अमेंडमेंट में बोला गया। अभी एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि हम देखें, हमारा ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था 91st अमेंडमेंट के बारे में, क्योंकि लेटेस्ट है 91st अमेंडमेंट, और हमारा 2 अमेंडमेंट के बारे में एंटी डिफेक्शन लॉ में बात होता है। एक होता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 और दूसरा है 91st अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2003। ये दोनों अमेंडमेंट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एमएलए हो या एमपी, उसके तहत जो बोलते हैं कि ये बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एक्चुअली इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पकड़ लीजिए ओडिशा के विधानसभा में 147 सीट्स है, उसमें से 30 एमएलए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, मतलब कि 147 से 30 अभी कितना रहा 117। 117 में से अगर हम देख रहे हैं 59 मेंबर उस वक्त का मेजोरिटी हो जाता है, क्योंकि 30 तो पहले डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अगर वो जो डिस्क्वालीफाई हुए, इसका मतलब वो जो टेन्योर है, वो जो टर्म है, उसमें वो लोग जब सेकंड इलेक्शन होगा उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये टोटल अगर हम देखेंगे, एक्चुअली हम बात करते हैं व्हाट इज डिफेक्शन। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन में लेजिस्लेटर वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ ईच पार्टी। एक पार्टी का जो बोलते हैं मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं, तब जो बोलते हैं कि ये डिफेक्शन के अंदर आता है। डिसोबे डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑफ ए वोट। अगर पार्टी के कोई लीडर हैं, वो अगर उनके मेंबर को बोल रहे हैं तुम यहाँ पे वोट करो, अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं वोट नहीं करूंगा, डिसएग्री होता है, डिसोबे होता है, तो उस जगह पे भी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड के लिए लागू हो जाएगा। तीसरा है कि लॉ अप्लाई टू द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ये एमएलए के लिए भी लागू होगा, एमपी के लिए भी लागू होगा। सपोज कोई बिल पास हो ना हो, किसी एमपी को जो बोलते हैं कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट बुलाए हैं
कि जो हमारे असेंबली हो या लोकसभा एंड राज्यसभा के हो, ये जो बोलते हैं उनके पार्टी के लीडर बुलाए हैं कि इसमें ये वोट करना है, तो सपोज वो आता ही नहीं है, इसी केस में भी डिफेक्शन लागू हो सकता है। भारत में जरूरत क्या था हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए? जैसे कि मैं बोला 67 71 के बीच बहुत जो बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था। 67 में हरियाणा के ये गयालाल ऐसे एक दिन में 3 पार्टी बदल दी, इसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। वैसे जो बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इतना आज के डेट में अगर देखा जाए और भी इसमें अमेंड हो सकता है, तो हम इसके बारे में और कभी बात करेंगे। एक इसमें क्या था कि जो कि 52nd अमेंडमेंट था, इसमें बोला गया कि ओरिजिनली लॉ में डिफाइन किया गया है कि 1/3 इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए पार्टी ये कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 92nd अमेंडमेंट में, सॉरी 91st अमेंडमेंट में 2/3 मेंबर मिल जाएंगे और उसके साथ मर्जर होगा पार्टी के एग्री के साथ। इसका पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इज टू प्रोवाइड द स्टेबल गवर्नमेंट। प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, इसका प्रोविजन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए और एमपी के लिए मेंबर वॉलंटरली गिव्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, वॉलंटरली गिविंग ऑफ द मेंबरशिप नॉट एज द रिजाइनिंग। मतलब कि रिजाइनिंग वो लोकसभा के अगर जो बोलते हैं कि बोथ हाउस के स्पीकर हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, उन्हें जो बोलते हैं कि वो ये दे सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। ये भी जजमेंट में बोला गया, ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेगा। लेकिन बाद में एक किचलोर का केस आया जो कि हमारा 1993 में एक केस था, उसके तहत बोला है कि नहीं ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, क्योंकि ये भी तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। Law has to provision to ensure the legislature do not switch sides। ये जो बोलते हैं ये प्रोविजन में ये भी था, law has to provision ensure legislator do not switch side even without resigning a legislator can be disqualified by his conduct the speaker chairman infers he has voluntarily given of the party membership। ये जो बोलते हैं कि दो प्रोविजन लाया गया, एक प्रोविजन था voluntarily given of the party membership, सेकंड था legislator votes against the party direction। इसके तहत जो बोलते हैं कि प्रोविजन बनाया गया डिस्क्वालिफिकेशन के, दो ही लाया गया। ये और के लिए भी लागू होता है, सिर्फ जो बोलते हैं जो पार्टी के मेंबर है उनके लिए नहीं, ये ऑल्सो अप्लाई टू द इंडिपेंडेंट लॉ मेकर। जो इंडिपेंडेंट जो इलेक्ट होकर जाते हैं ना, उनके लिए भी होता है। जो नॉमिनेटेड होते हैं वो 6 महीने के अंदर वो पार्टी में मिल सकते हैं, अगर वो पार्टी में नहीं मिलते जो बोलते हैं ये भी एक डिस्क्वालीफाई के अंडर पे आएगा। एक्सेप्शन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि 91st अमेंडमेंट में आया 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टिकुलर डिसाइड टू मर्ज विद अनदर पार्टी, तो इसके तहत भी अगर जो पार्टी एग्री होता है तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर पे बाहर होता है, ये लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, जो कि 91st अमेंडमेंट में लाया गया। इफ ओरिजिनल पार्टी मर्ज विद अनदर पार्टी, मतलब कि कोई अगर जो बोलते हैं कि पार्टी है, मेन पार्टी है, वो अगर और पार्टी से मिल जाता है तो इसके तहत भी ये डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा एमएलए एमपी का। डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई लाइज इन द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। ये डिस्क्वालिफिकेशन का रिलेटेड जो मैटर है ये कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये मैटर सिर्फ जो बोलते हैं कि स्पीकर ऑफ द बोथ हाउसेस, जैसे कि लोकसभा हो या जो बोलते हैं कि राज्यसभा हो, इन दोनों के स्पीकर के पास पावर रहेगा। लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन, इनके पास ही पावर रहेगा। ये नहीं कि मैं कोर्ट जाके ये कर दूं, ये नहीं। हाँ, कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है, कौन से ग्राउंड में? अगर ये दोनों कोर्ट को जो बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करें, कि रिक्वेस्ट मतलब कि इंटरवेन करने के लिए एग्री करें, जिसे कि जो बोलते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए बोलें, तो उसी ग्राउंड में ये हो सकता है। नहीं तो जो बोलते हैं पार्लियामेंट भी बोला कि अपना पावर तो हम खुद के पास ही रखेंगे, ये था। इसके तहत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन एक केस आया था 1994 में, रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फेमस केस है जो बोलते हैं कि हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। इस केस में का जजमेंट क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय द मेंबर, एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय ए मेंबर, गिविंग ऑफ द मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड बाय कंडक्ट। उनके कंडक्ट में अगर ये किया जाएगा तो इसे भी जो बोलते हैं कि फॉर्मल रेजिग्नेशन को ये होगा। ये जो बोलते हैं कि आप देख सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरप्रिटेशन रहा, रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। जे विश्वनाथ केस जो 1996 में हुआ था, यहाँ पे भी बोला गया है मेंबर हु पब्लिकली एक्सप्रेस्ड ऑपोजिशन टू द पार्टी एंड सपोर्ट फॉर अनदर पार्टी आर डीम्ड टू हैव द रिजाइन। ये भी इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन में
बोला गया। सुप्रीम कोर्ट का और एक इंटरप्रिटेशन था, एंटी डिफेक्शन लॉ स्टेट्स दैट डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ये पूरा केस चल रहा था कि बोला गया कि 1985 से 1991 तक ये चल रहा था कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन 1992 में, जैसे कि मैंने बोला, किहोटो होलन बादशाह जिचुलिया केस 1993 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, इसमें तो जो बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। नहीं तो जो बोलते सब पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही रख दिया गया था, नहीं ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा अगर हमारे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन चाहें, अगर असेंबली के क्षेत्र में भी अगर स्पीकर चाहें, तो इसके अगर कॉन्सर्न में ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इन और कुछ केसेस था सुप्रीम कोर्ट के, that there may not be any judicial intervention until presiding officer gives order। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर नहीं देता, तब तक जो बोलते जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो पाएगा, जुडिशियली एंट्री नहीं कर पाएगा। इस अगर देखेंगे तो कुछ हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में रिकमेंडेशन भी कुछ कमेटी ने सुझाव किए थे। जैसे कि हमारा 1999 में एक लॉ कमीशन, विधि आयोग के तौर पे ये बोला गया कि मर्जर शुड नॉट बी द एग्जाम फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। ये एक प्रस्ताव दिया गया था, मर्जर जो बोलते हैं कि ये निश्चित नहीं है कि एग्जेंट ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ये विधि आयोग का ये एक रिपोर्ट में था। फिर और एक चीज आया कि हमारा डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई बी टेकन बाय द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये अभी जो होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो बोलते हैं फिर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट इंटरवेंशन के लिए अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर दिए तो जो बोलते हैं उसके तहत जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट जो बोलते हैं कि एंट्री कर सकता है। लेकिन यहाँ पे विधि आयोग का ये भी एक रिपोर्ट था कि बोला गया कि जो डिस्क्वालीफाई ऑफ द एमपी हैं, एमएलए हैं, इनका क्या होगा, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के टेकन बाय गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ले तो ये ठीक होगा, ये जो बोलते हैं कि विधि आयोग का रिपोर्ट में भी था। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन 2002 में जब बना था, डिफेक्टर शुड बी बेयर्ड फ्रॉम द होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। जो हमारे डिफेक्शन में आएंगे वो जो बोलते हैं कि उनको पब्लिक ऑफिस के लिए बेयर्ड किया जाएगा, मतलब कि डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मतलब वो आएंगे नहीं पब्लिक ऑफिस के, मतलब कि काम नहीं कर सके। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वोटर्स बी गिवन राइट टू रिकॉल द डिटेक्टिंग एमपी एंड एमएलए। इसके लिए जो बोलते हैं कि आज के डेट में ये भी बोला गया कि विधि आयोग के रिपोर्ट में कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है, जो हमारे जो आम जनता हैं, ये हैं, वोटर्स भी गिवन राइट टू रिकॉल द डिफेक्टिंग ऑफ द एमपी एंड एमएलए के लिए ये उनका भी एक राइट्स होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 को जब हम याद करते हैं तो हम एक कमेटी का रिकमेंडेशन के बारे में मैं बोलूंगा, जो कि है दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट। ये मेनली हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अगर हम कुछ लिखें तो दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि 1990 में सबमिट हुआ था भारत, ये हमारे पार्लियामेंट के पास। फिर उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 170th रिपोर्ट, जो कि मैंने बोला कि 1999 में विधि आयोग का जो रिपोर्ट था, इसमें भी बोला गया था इलेक्टोरल लॉ के ऊपर जो बोलते हैं थोड़ा रिफॉर्म किया जाना चाहिए। उसके तहत एक चीज आता है 91st अमेंडमेंट एक्ट में कि जो भारत के लोकसभा है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर जितने भी मेंबर हैं, ये तीनों, अगर प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहेंगे, सेंट्रल एंड काउंसिल मिनिस्टर 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। सपोज 100 जो बोलते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट है, अगर सपोज उसमें से 15 ही जो बोलते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये 15 के अंदर ही रहेंगे। 545 से वैसे आप हिसाब कर लीजिएगा, 15% ही रहेंगे। वैसे स्टेट के लिए ही बोला गया कि 15% से ज्यादा ये हमारे सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये जो बोलते हैं नहीं रहेंगे। लेकिन कम 12 भी नहीं होगा, 12 से भी जो बोलते हैं कम नहीं रह सकते कोई स्टेट में मिनिस्टर लेवल में। ये भी 91st अमेंडमेंट में बोला गया। ये था टोटल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिस्कशन। थैंक यू।